दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शराब नीति घोटाले में अंतरिम जमानत मिल गई है, मगर यहाँ एक पेच है। वो जेल में ही रहेंगे, रिहा नहीं होंगे। दरअसल उनको ईडी के केस में जमानत मिली है, सीबीआई के केस में जमानत नहीं मिली है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया उनके सीएम रहने ना रहने पर, और साथ ही इस केस को बड़ी बेंच में ट्रांसफ़र करने की बात भी कह दी है जस्टिस संजीव खन्ना ने। तो कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, जेल में क्यों रहेंगे केजरीवाल, सब आपको विस्तार से बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, मतलब ये बड़ा अजीब है कि पहले तो सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, ज़मानत मिल गई है। लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ज़मानत मिल गई है तो फिर रिहा क्यों नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। थोड़ा इसका समझाइए आम लोगों की भाषा के लिहाज से। बिल्कुल सौरभ, देखिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और चूंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की ओर से कार्रवाई की गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी। तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो आज दिया है। उस फैसले में जो सेक्शन 19 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उसको विचार करने के लिए बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। सेक्शन 19 के तहत जो गिरफ्तारी की जाती है उसमें प्रोसेस सीआरपीसी से अलग चलता है, यानी कि अब जो बीएनएसएस की धारा है उससे अलग चलता है। और पहले ये सीआरपीसी से अलग चलता था, चूंकि अरविंद केजरीवाल के समय जिस समय गिरफ्तारी की गई थी उस समय सीआरपीसी लागू था। तो सीआरपीसी के तहत वो गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उसके प्रोसीजर के तहत नहीं हुई थी, बल्कि जो स्पेशल एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी की गई, उसी के तहत पूरा प्रोसेस चलाया गया। तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि उनकी गिरफ्तारी ठीक नहीं है, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, गिरफ्तारी में प्रोसेस फ्लॉ हुआ है, ये सब दलील उनकी ओर से याचिका में दी गई थी। उसी पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने आज फैसला दिया और उस फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये मामला भेज दिया है बड़ी पीठ के समक्ष लगाने के लिए। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़ी पीठ का गठन कब करते हैं और उसके बाद अगली सुनवाई इस मामले में कब होती है। ये अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से तब तक के लिए दी गई है जब तक कि इस मामले में बड़ी पीठ सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर कोई निर्णय नहीं ले लेती है। इसके अलावा सेक्शन 45 है जिसमें जमानत दी जाती है। तो ये जो अंतरिम जमानत है उसमें सेक्शन 45 पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, बल्कि नॉर्मल एक जमानत, सामान्य जमानत, अंतरिम जमानत दे दी तब तक के लिए जब तक कि इस मामले पर बड़ी पीठ सेक्शन 19 पर अपना फैसला लेगी। अब यहाँ पर मसला आता है कि सीबीआई ने कुछ ही दिन पहले उनको गिरफ्तार किया था, तब वो जेल में थे, और उसके बाद रिमांड पर भी मांग की गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से जो सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी की गई थी उस पर जमानत की मांग भी की गई और हाईकोर्ट में उनकी जो जमानत याचिका है, बेल पिटिशन है, वो पेंडिंग भी है। तो ऐसी स्थिति में जबकि ईडी की ओर से जो गिरफ्तारी की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, अंतरिम जमानत दे दी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हाईकोर्ट की ओर से उन्हें सीबीआई के मामले में जमानत दे दी जाती है तो वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन चूंकि दोनों सिमिलर केसेस अलग अलग हैं, है एक ही मामला, लेकिन दो एजेंसी अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है और इसी वजह से अभी उन्हें ईडी के मामले पर अंतरिम जमानत मिल गई है और सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत लेनी होगी। मैं आपको एक अलग तरीके से इसका उदाहरण देकर के समझाता हूँ। जी जी बिल्कुल। मान लीजिए एक व्यक्ति 2 अपराध करता है और उसके खिलाफ 2 अलग अलग स्टेट की पुलिस जो है जांच करती है और उसके बाद उसे गिरफ्तार भी करती है। एक मामले में उसको जमानत मिल जाती है जबकि दूसरे मामले में उसको जमानत नहीं मिलती है। कुल मिला के ये केस भी उसी तरीके का है कि इसमें एक व्यक्ति है जो एक बड़े घोटाले में शामिल है या नहीं शामिल है, ये अदालत को अभी तय करना है। और ईडी ने उसकी गिरफ्तारी पहले की और उस गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको उसकी याचिका पर जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली थी उसमें अंतरिम जमानत दे दी, तब तक के लिए जब तक कि सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर बड़ी पीठ निर्णय नहीं ले लेती। जबकि सीबीआई की ओर से जो गिरफ्तारी की गई थी उस गिरफ्तारी में अभी निचली अदालत और हाई कोर्ट तक मामला जमानत को लेकर के पहुंचा है और वहां लंबित है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट, सीबीआई
की गिरफ्तारी के मामले में उनकी जमानत याचिका पर विचार करेगी और अगर वहां से जमानत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर जेल से बाहर होंगे। लेकिन इस दौरान अगर ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की जाती है कि अरविंद केजरीवाल का फ्लाइट रिस्क है, यानी कि वो भाग सकते हैं, कहीं देश छोड़ करके भाग सकते हैं, गायब हो सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, केस को प्रभावित कर सकते हैं। जो XXX का बेसिकली फॉर्मूला है, अगर वो उसको उल्लंघन करते हैं, XXX का मतलब 3 जो नियम हैं कि किसी भी तरह से कोई अगर किसी मामले में अभियुक्त है तो उसको विदेश न भाग जाए, या वो किसी तरह से केस को प्रभावित ना कर दे, या गवाहों को प्रभावित ना कर दे, ये 3 पहलू देखे जाते हैं। और अगर इन 3 पहलू पर वो खरा उतरता है तो फिर अदालत जमानत दे देती है। और यही वजह है कि आज अंतरिम जमानत ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रदान कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई का मसला है, तो अब वो हाई कोर्ट तय करेगा और ये संभावना बनती है कि हाई कोर्ट अगर उसमें जमानत ना दे तो फिर वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी सौरभ। बिल्कुल, बड़े अच्छे तरीके से पीयूष जी आपने समझा दिया कि आखिर ये एक मामला, मतलब घोटाला जो है, कथित घोटाला, शराब घोटाला एक है, मगर जो एजेंसीज हैं वो 2 हैं, 2 अलग मुकदमे चल रहे हैं, 2 अलग तहकीकात चल रही हैं। इसलिए एक जो ईडी का मसला है उस मामले में ज़मानत उनको मिली है, सीबीआई वाले में नहीं मिली है, इसलिए अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए जो कहा वो भी बता देता हूँ। केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वो चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहें ना रहें, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी बहस भी होती रहती है। उस बीच जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से जो बातचीत निकल के आई है, तो मुख्यमंत्री रहने ना रहने को लेकर क्या कोर्ट में बातचीत हुई आज? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया उसमें एक टिप्पणी सामने आई है। उस टिप्पणी में ये कहा गया है कि ये उनको फैसला लेना है कि आखिर वो मुख्यमंत्री रहें या फिर ना रहें, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल है, ये पहले से लोगों का मानना है। और ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर यह देखा गया है कि जो भी नेता जो बड़े पद पर रहा है उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कई मुख्यमंत्रियों ने, कई मंत्रियों ने। और ये पहला मौका है जब अरविंद केजरीवाल लंबे अरसे से जेल में है, 90 दिन से ज़्यादा समय हो गया है, और इसके बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून में एक ये कह सकते हैं कि आप वैक्यूम है, वहाँ पर निर्वात की स्थिति है, वो ये स्पष्ट नहीं करता है कि जब कोई नेता जेल जाएगा और वो अगर किसी बड़े पद पर है, किसी पद पर है, तो उसे उस पद से इस्तीफा देना है या नहीं देना है। यानी कि वहाँ पर शपथ लेने से लेकर के बाकी सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, लेकिन जेल जाने के बाद जो उसे इस्तीफा देना है उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अदालत इस मामले पर अब आगे सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी आई है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और इस पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, कानून नहीं है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी ये अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि वो मुख्यमंत्री रहें या फिर ना रहें। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई थी वो सेक्शन 19 को लेकर के थी, और जो प्रोविजन सख्त हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, 2 धाराएं खास तौर पर जो गिरफ्तारी के प्रोसेस को लेकर के है और दूसरा जो जमानत के प्रोविजंस हैं उनको लेकर के है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि हमने दोनों में फर्क बता दिया है, सेक्शन 19 में और सेक्शन 45 में। और सेक्शन 19 जो तय होता है विवेक गिरफ्तारी का, वो सब अधिकारियों के अधीन होता है, यानी कि ईडी के जो अधिकारी हैं उनके अधीन था कि कब गिरफ्तार किया जाए अरविंद केजरीवाल को या नहीं, कैसे सबूत हैं और किन आधारों पर गिरफ्तारी उचित है या नहीं है, ये सब उनके विवेकाधीन पर था। लेकिन सेक्शन 45 चूंकि अदालत के विवेकाधीन पर रहता है, यानी कि अदालत में आरोपी को ये स्पष्ट करना होता है कि जो जांच एजेंसी है उसके पास कोई भी आधार नहीं है सही कि जमानत नहीं दी जाए, उनके खिलाफ कोई भी स्पष्ट सबूत नहीं है, और साथ ही जो गिरफ्तारी थी वो उचित नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जमानत फिर अदालत तय करती है।
तो चूंकि सेक्शन 19 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है और बड़ी पीठ इस चीज को तय करेगी, जो सवाल फ्रेम किए गए हैं कि गिरफ्तारी में अगर कोई लैकुना होता है, यानी कि प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई होती है, तो उस मामले में अदालत को क्या निर्णय लेना चाहिए। दूसरा कि अगर विवेकाधीन जो अधिकारी है उसका जो विवेक था गिरफ्तारी का और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, तो इस पर भी बड़ी पीठ निर्णय लेगी। तो कुल मिलाकर के इस मामले में देखना ये होगा कि जो बड़ी पीठ फैसला लेगी वो क्या रहता है, क्योंकि उसका असर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ही मामले पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भविष्य में जो गिरफ्तारियां होंगी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन सब पर पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इस मामले में बड़ी पीठ सुनवाई करे और हर एक पहलू पर गौर करे और उसके बाद अपना निष्कर्ष लेकर के फैसला दे। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ जरूर करेगी। और अब यहाँ पर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे चुका है दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के मामले में। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि वो उनके वकील एफर्ट जरूर करेंगे कि उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल जाए सीबीआई के मामले में और वो जेल से बाहर आ सकें। देखने वाली बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो इसलिए भी अहम है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार अदालतों के चक्कर काटते रहे और उन्हें प्रचार प्रसार के लिए जमानत मिली भी, और इसके बाद एक बार और जमानत मिली, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी। और यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, अंतरिम जमानत दी, लेकिन तब तक सीबीआई उनकी गिरफ्तारी कर चुकी थी जेल से ही, और अब उन्हें सीबीआई के मामले में जो जमानत है उसकी जरूरत है। तो इस मामले में चूंकि ये पॉलिटिकल इशू है और इस पर कई आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार पर लगाए जाते रहे, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है वो विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगी, खास तौर पर कानूनी पहलुओं पर, और ये देखेगी कि एजेंसी के जरिए किस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है इन प्रावधानों का, और अगर किया जा सकता है तो बचाव के रास्ते किस तरह से अभियुक्त के पक्ष में लाए जाएं और संतुलन कायम रहे। ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ अब आगे इस मामले पर सुनवाई करेगी। जी सौरभ। बिल्कुल, धन्यवाद पीयूष जी, आपने पूरी तरीके से ये मामला समझा दिया कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उनको जमानत मिली है, मगर इसके बावजूद वो जेल में रहेंगे। तो क्यों रहेंगे, क्या फैक्टर्स हैं और बड़ी बेंच के पास ये मामला क्यों भेजा गया है और क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा जब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि आपने ये भी साफ कर दिया है कि एक मामले में यानी कि ईडी के मामले में उनको राहत मिली है, सीबीआई वाले मामले में राहत बाकी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनके पास रास्ता होगा हाईकोर्ट की तरफ रुख करने का। हाईकोर्ट से अगर सीबीआई वाले केस में राहत मिलती है तो ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकेंगे। तो इस पूरे मामले में लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट्स आते हैं आप तक हम ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।